गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कर रहे थे, है ना? ज्योमेट्रिक मीन ही कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना सीख गए थे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द नंबर्स, ये कर चुके थे। और ज्योमेट्रिक मीन पर एक दो सम भी किए थे। तो आप ज्योमेट्रिक मीन से ही आगे प्रॉब्लम को कंटिन्यू करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट वर्कआउट करिए। गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which this expression a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n may be arithmetic mean between a and b and second geometric mean between a and b। कई सारे दोनों पार्ट में से कुछ किसी पार्ट का आंसर आप वर्बली भी दे सकते हो, मतलब देख के पता चल जाएगा आपको कि n की वैल्यू ये होनी चाहिए। बट इवन इफ आपको अपरेंटली पता चल जाए कि n की वैल्यू ये देने पे हो रहा है, फिर भी आपको उसको एनालिटिकली दिखाना है, जैसे स्कूल एग्जाम में लिखते हैं वैसे सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में n वर्बली क्या दिख रहा है? n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 करने पर ये a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, जो कि a और b का अरिथमेटिक मीन होता है। बट फिर भी अगर इसको हमें n इक्वल टू 0 प्रूफ करना हो तो हाउ डू वी प्रोसीड? तो देखो हम इसका प्रूफ दे रहे हैं a पार्ट का। I will take a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b raised to the power n। बोल रहे हैं कि ये a और b के बीच अरिथमेटिक मीन है, मतलब इट इज a plus b by 2। अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is a plus b by 2 मीन्स सिंगल an। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2 रेज टू द पावर a टू द पावर n प्लस 1 जो है उसको ऐसे रखो, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स b रेज टू द पावर n प्लस 1। वेरएज राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो तो दो टर्म इधर हैं, दो टर्म इधर हैं, मल्टीप्लाई होकर के चार टर्म बनेंगे। a रेज टू द पावर n when gets multiplied to a becomes a to the power n plus 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर n, जब फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, सेकेंड टर्म सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, b रेज टू द पावर n प्लस 1 आएगा। बट अभी भी कुछ केसेस बचे हुए हैं, जैसे when a to the power n multiplies to b, तब क्या आएगा बोलो? हाँ जी, तब आपको मिलेगा a to the power n into b। और जब b रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइज टू a, हाँ जी, तो b टू द a अगर b टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास आएगा b इंटू a टू द पावर ना b टू द पावर n इंटू a। अब देखो तो ये टर्म यहाँ जो 2 टाइम्स था इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंगल टाइम्स रह जाएगा, और b रेज टू द पावर n से भी एक b रेज पावर n का टर्म इधर भी कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया कि इसको हटा दिया, यहाँ से ट्वाइस के बजाय ये सिंगल रह गया और ये भी सिंगल रह गया और ये दोनों टर्म गायब हो गए। अब इसके बाद में क्या करें, लाइक टर्म को टुगेदर ले जाओ, सब कुछ एलएचएस में ले जाओ, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा कुछ ऐसा दिखेगा। देखो a रेज टू द पावर n प्लस 1 को हम a इंटू a रेज टू द पावर n लिख सकते हैं, राइट? और उसमें से ये वाला टर्म ले जाएंगे माइनस a टू द पावर n इंटू b, प्लस इसको क्या लिख दें, b इंटू b रेज टू द पावर n लिख दें, और इसमें से यहाँ पर a इंटू b की पावर n लिख दें। और फिर आप समझ सकते हो फैक्टराइजेशन हो रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर कॉमन है, a टू द पावर n कॉमन लेके यू आर लेफ्ट विद a माइनस b, और यहाँ पर माइनस b की पावर n चलो कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा a माइनस b, क्योंकि अगर सिर्फ b की पावर n कॉमन लेंगे देन वी विल बी लेफ्ट विद b माइनस a। यहाँ a माइनस b है, वहाँ b माइनस है, फिर से माइनस तो निकालना ही पड़ेगा, तो हमने पहले माइनस b की पावर n कॉमन ले लिया। अब क्या कॉमन फैक्टर आया, a माइनस b। a माइनस b फैक्टर लेने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद, a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ, a इक्वल टू b और
a raised to the power n equal to b raised power n, मतलब a by b raised to the power n equal to 1। क्लियर है? अच्छा जी, a और b इक्वल हो सकते हैं क्या? अगर a और b इक्वल हो गए तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मुझे बताओ, a इक्वल टू b के केस में ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 का डबल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स a टू द पावर n, फाइनल आंसर आ जाएगा a। और आप जरा समझो कि अगर a और b दो नंबर्स हैं और ये दोनों अगर इक्वल हो गई तो इनका अरिथमेटिक मीन भी वही नंबर हो जाएगा, तो a इक्वल टू b के केस में भी हेल्प करेगा ये। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि a और b दो डिफरेंट नंबर्स, a और b दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो हम मान के चलेंगे सिंस a इक्वल टू b नहीं है, देयरफॉर ये तो रिजेक्ट हो गया, इसको तो रिजेक्ट कर दिया, तो यहां से क्या है a बाई बी रेज टू द पावर n क्या हो गया? 1 हो गया। अब किसी भी नंबर के पावर n करके 1 आ रहा है, वो नंबर 1 नहीं है, a बाई बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो अदर देन 1 किसी भी नंबर का पावर क्या करने पर 1 आएगा? 0। इसका मतलब n इक्वल टू 0। ये आपने प्रूफ कर दिया फाइनल। क्लियर है? अगर आप में से किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अगर क्लियर है तो बी पार्ट फटाफट इसी तरह से है, जल्दी से करके दिखाओ क्विक। बी पार्ट करके बताइए जल्दी से।
देखो ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना था, जो लोग ज्योमेट्रिक मीन कर चुके हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, इसको करते रहेंगे, राइट। अलग से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिख दो, इफ द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी, इफ सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज इक्वल टू 3, ऑब्वियसली जीपी डिक्रीजिंग होगी क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है तो सम 3 नहीं होगा, ठीक है। एंड द सम ऑफ स्क्वायर of its terms is equal to 9/2, then find sum of cube of its terms, sum of its cube of terms। ये क्वेश्चन आप करते रहेंगे जिसका हो चुका है ना। अब आ जाओ यहाँ पे भाई, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। और अगर ये क्वांटिटी मतलब द गिवन एक्सप्रेशन, ये अगर आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाए, ये क्वांटिटी अगर ज्योमेट्रिक मीन हो जाए तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए रूट ए बी के इक्वल। तो इक्वेट कर दो, राइट, a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 over a plus a to the power n plus b raised to the power n को किससे इक्वेट कर दें, रूट ऑफ ए बी मतलब a to the power half into b raised to the power half। क्लियर है। और फिर डिवाइडेड बाय 1 है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 टर्म आएंगे और इधर भी 2 टर्म आएंगे क्योंकि ये सिंगल टर्म, ये 2 टर्म में मल्टीप्लाई। क्या आया, a to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 एज इट इज आया प्रोडक्ट। एंड इधर का डिनोमिनेटर इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा बोलो, a की पावर n इंटू a की पावर हाफ। a की पावर कितनी आएगी, n प्लस हाफ, और प्लस इंटू b की पावर 1/2। 1/2 है ये, प्लस दूसरा क्या आएगा, b की पावर n जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b रेज टू द पावर n प्लस हाफ आएगा और a की पावर हाफ आएगा। अब आपने क्या करना है समझ ही गए होंगे कि एक इस टर्म को इस टर्म के साथ में क्लब करना होगा, इजंट इट, और इस टर्म को इसके साथ में क्लब होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं है, क्यों क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि a to the power n plus 1 इज a into a की पावर n है ना। या इसको आप लिख सकते हो a की पावर n plus हाफ इंटू a की पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। n plus हाफ और हाफ का सम n plus 1 होता है, और इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, a की पावर n plus हाफ इंटू b की पावर हाफ, एक पेयर हो गया। ऐसे इन दोनों को क्लब करो तो b की पावर n plus 1 को क्या लिखें, अरे कहाँ खोए हुए हो, a की पावर n plus 1 को मैंने ऐसे लिखा, b की पावर n plus 1 को क्या लिखना चाहिए, b की पावर n plus हाफ इंटू b की पावर हाफ माइनस b की पावर n plus हाफ इंटू a की पावर हाफ। ये पेयर हो गया इक्वल टू 0। आई थिंक अब सब कुछ सिंपल है। क्या कॉमन ले लें यहां से, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n प्लस हाफ दोनों में कॉमन है, यहाँ पर b की पावर n प्लस हाफ दोनों में कॉमन है। कॉमन निकालो फटाफट, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन लेने के बाद व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, रूट a माइनस रूट b, रूट a माइनस रूट b आ गया। और दूसरे में से क्या कॉमन ले लें, b की पावर n प्लस हाफ लें या माइनस ऑफ b की पावर n प्लस हाफ ले लें, माइनस ऑफ b की पावर n प्लस हाफ ले लिया, तो मैंने यहाँ प्लस की बजाय माइनस रखना बेटर समझा। लो माइनस b रेज टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन लो,
क्या रह गया, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू, अब क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाँ जी, रूट ए माइनस रूट बी जीरो हो सकता है क्या, हाँ, रूट ए माइनस रूट बी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बोलो, कब होगा जीरो रूट ए माइनस रूट बी, जब ए और बी इक्वल है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है तो ये पहला वाला फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, इट इज नेवर इक्वल टू जीरो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, पहला जीरो नहीं है तो कौन सा जीरो होगा, सेकंड वाला जीरो होगा, तो सेकंड वाला मतलब ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, तो यहां से कंक्लूजन हमारा क्या आया कि a की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। अब दो नंबर है, दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, दोनों का बेस डिफरेंट है, a इज नॉट इक्वल टू b, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब पावर जीरो हो जाए, डिफरेंट बेस पे इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब पावर जीरो हो जाए, तो पावर जीरो हो जाए मतलब n प्लस हाफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और n प्लस हाफ जीरो होने का मतलब n क्या होना चाहिए, n की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1/2 होनी चाहिए। तो अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ बेसिक सिंप्लीफाइंग ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉमन टर्म लाइक टर्म को कलेक्ट करना, फैक्टराइज करना, फैक्टर लेना, और एक्सपोनेंशियल के लॉज याद होने चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पहले वो सब चीज कराने के बाद तब मैंने ये टेकअप किया। एनीवे ये वाला क्वेश्चन जो किया था ये बताओ फटाफट किसका इसका हो गया, वाइस ने आंसर दे दिया, बाकी लोग भी बताओ भाई फटाफट जल्दी बोलो। मेहुल मैंने ज्योमेट्रिक मीन का लेक्चर शेयर किया था भाई, ज्योमेट्रिक मीन का लेक्चर नहीं शेयर किया गया था आपको, किया गया था, आप लोग ग्रुप पे देखा करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ बेटा देखो 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 फटाफट देखो, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अगर हम जीपी लेते हैं, इन्फिनिट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ए आर स्क्वायर ऐसी जीपी रही होगी, और इसका इन्फिनिटी तक का सम क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है इन्फिनिटी का सम, इन्फिनिट जीपी का सम का फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, और इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 3 गिवन है। अच्छा ये जब गिवन है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आर की वैल्यू जो है वो -1 से
1 में लाई करेगी, क्योंकि जब तक आर की वैल्यू -1 से 1 में नहीं होती तब तक इनफाइनाइट जीपी का समेशन फाइनाइटली पॉसिबल नहीं होता। अब एक रिलेशन ये दिया हुआ, फिर इन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, अगर इसी जीपी के टर्म को स्क्वायर कर दो तो एक दूसरी जीपी बन रही है, क्या बनेगी, वो भी जीपी बनेगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर R4, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, स्क्वायर करने पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 9/2। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, हाँ अभी चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर आ गया है, निकाल के रखो, एक बार रिवाइज कर लो, तब तक अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको फिगर आउट कर लो, है ना। ये दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन है, दो इक्वेशन आ गए, तो सॉल्व तो हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। अब जिसकी पेन नीचे और मुंडी अगर ऐसे पेंडुलम जैसे घूम रही है उसको मैं उल्टा लटका दूंगा। जब कोई सामने प्रॉब्लम हो तो आपकी निगाह प्रॉब्लम पे होनी चाहिए और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का आंसर आप निकाल सको। चेंज योर एटीट्यूड। जो ये मतलब कि टाइम पास का एटीट्यूड होता है ना कि 2 लाइन लिख लिया फिर ऐसे करके इधर मुंह कर रहे हैं उधर मुंह कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ये आदतें नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे सामने बैठ के आप कर रहे हैं तो घर पे तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे आप, नाच रहे होंगे वहां पर टांगे ऊपर और सर नीचे करके। तो अब ये क्या हो गया जी, a अपॉन 1 माइनस आर और दूसरा a अपॉन 1 प्लस आर। ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके थे हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, बिल्कुल बिल्कुल। a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ फीड कर दो 3, तो आपके पास आ गया a अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू आ गई क्या, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह पर 3 डाल दिया, 9/2/3 करके 3/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया तीसरा इक्वेशन। अब ये पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, सॉरी हाँ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्या आपको लगता नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करके a एलिमिनेट हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दो फटाफट। तो क्या आया, फर्स्ट बाय थर्ड करो तो क्या आया, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3/2 इज हाफ 2। यस सर की जो आदत है ना, ये क्लर्क की आदत होती, पता है। ये अंग्रेज जो है ये इतनी गंदी कौम थी कि यहां आने के बाद, कब आए थे ब्रिटिश इंडिया में, कब आए थे, अराउंड 16th सेंचुरी, ठीक है, जहांगीर के टाइम। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसमें इन्होंने देखा काफी दिन तक तो ये बेसिकली आए थे ट्रेड के लिए, बिकॉज दे यूज्ड टू नो दैट इंडिया इज गोल्डन बर्ड, बिकॉज उस समय पूरे वर्ल्ड का ट्रेड का 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड का था वो इंडिया का था, और 20% के आसपास जो है वो चाइना का था, और रिमेनिंग 20% में पूरी दुनिया थी। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का सब कुछ वर्ल्ड कभी दूर दूर तक मैच नहीं कर सकता था। तो उस समय यहाँ आने के बाद व्हेन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो ट्रेड करने के साथ साथ में उन्होंने रियलाइज किया यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ का सोशियो जियोग्राफिकल सिचुएशन, सोशियोलॉजिकल सिचुएशन, तो यहाँ की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और यहाँ की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया। उसमें लॉर्ड मैकाले आया। लॉर्ड मैकाले जस्ट टॉप टू बॉटम he traveled entire length of the country and then he went back, और वहां जाने के बाद उसने क्या बोला मालूम है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि इस कंट्री का अगर एजुकेशन सिस्टम को अगर नहीं डिस्ट्रॉय किया गया तो इस कंट्री पर दुनिया की कोई ताकत रूल नहीं कर सकती। हमारी औकात क्या, कोई नहीं रूल कर सकता, हम कुछ भी कर ले हम रूल नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि यहाँ का जो गुरुकुल एजुकेशन का सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉन्वेंट स्कूल का कंसेप्ट था। और उसने वो प्रपोजल जो बनाया ना, कोई सिस्टम बनता है तो उसका एक प्रपोजल बनता है, वो प्रपोजल में उसने लिखा कि वी हैव टू किल द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ प्राउड विच इज देयर इन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उसको किल करना पड़ेगा
इनको अपने लिए एक सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कमतरी का भाव जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इनके दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालना पड़ेगा, इनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि तुम लोग अनएजुकेटेड हो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हारी एजुकेशन बकवास है, और मॉडर्न एजुकेशन ये है, ऐसे सीखना है, ये लैंग्वेज सीखनी है। इनकी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो, इनके सारे कंट्रीब्यूशन को निगेट कर दो, और उसके बाद में देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अस, एंड देन वी विल क्रिएट अ बंच ऑफ बाबूज, नॉट द फ्री बाबूस तो उनको नहीं कहते, तो नाई, क्लर्क्स। हैं? नाई को नहीं कहते बाबू, किसको? नाई। बाबूस का मतलब होता है क्लर्क्स। जैसे आईएएस क्या होते हैं? क्लर्क होते हैं, और क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ क्लर्क। एक सेट ऑफ रूल के करस्पॉन्डिंगली उनको डिसीजन लेने होते हैं, वो अपना दिमाग लेकर के डिसीजन बहुत कम ही लोग लेते हैं। तो उसने क्रिएट किया यहाँ पर, और तब से लेकर के जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है आज तक बाबूस क्रिएट कर रहा है। यही वजह, अब तो धीरे धीरे पिछले 20 साल में चेंजेस आने शुरू हुए, अदरवाइज हमारी स्लेव मेंटालिटी थी, हम हमेशा नौकरी के लिए काम करते थे, और नौकरी के लिए काम करने की वजह से हम नौकर ही बन गए। यहां से लेके अमेरिका से लेके दुनिया में हम नौकरी कर रहे हैं सिर्फ। पता है गूगल को कौन रन कर रहा है? इंडियंस रन कर रहे हैं, मेजॉरिटी इंडियंस रन कर रहे हैं। लेकिन गूगल का मालिक कौन है? इंडियन नहीं है। फेसबुक का मालिक कौन है? इंडियन नहीं है, ज्यूइश है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर कौन है? इंडियन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर कौन है? इंडियन नहीं है। वर्ल्ड के जितने टॉप कंपनीज हैं उनके ऑनर्स कौन है? ऑनर्स वो हैं, काम किससे करा रहे हैं? तुमसे। अब धीरे धीरे करके वो कल्चर खत्म हो रही है, और यहाँ पर भी स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े जायंट्स क्रिएट हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कब आएगा, जब आप इंडिपेंडेंट काम करना सीखोगे भाई, अपने अंदर भरोसा रखोगे और इंडिपेंडेंट काम सीखोगे, तो अपना समय का बर्बादी नहीं करोगे, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ आ गया, थोड़ा समझ में आ गया, तब टाइम पास कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज टेक केयर। ये आ गया तो इसके बाद क्या करने का? अब तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 2r, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 2। इधर आ गया 2 - 1 इज 1, 2 + 1 इज 3। यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? 3। r इक्वल 1/3 आ गया। r की वैल्यू 1/3 आ गई थी, a आ गया, a आ गया तो सारा कुछ आ गया। एग्रीड? a क्या आ गया जरा बता दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1, a is equal to 3 multiplied by 1 minus r, that is 1 minus 1/3, it is equal to 3 into 2/3, that is equal to 2। अब a आ गया 2, r की वैल्यू आ गई 1/3, तो जो जिस सीरीज की अभी बात हो रही है वो क्या हो जाएगा बोलो? वो है क्यूब की सीरीज। a क्यूब प्लस a क्यूब r क्यूब प्लस a क्यूब r की पावर 6, ऐसी वाली सीरीज। ये फर्स्ट वाली सीरीज का क्यूब कर दिया मैंने। अब ये समेशन चाहिए था, तो ऑब्वियसली ये समेशन भी इनफाइनाइट जीपी होगी, इसका कॉमन रेशियो भी 1 से लेस होगा, 1/27 हो जाएगा। तो a क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्यूब। आंसर बोलो। a क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/27, and therefore answer is 27 multiplied by 8 divided by 26। अब इसमें 26 में कुछ कॉमन है क्या? 4, 2 कॉमन है, 2। यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 108/13। कितने बच्चों का आंसर 108/13 था? उनका सही है। बाकी सब लोगों ने छोटी छोटी गलतियां करी होंगी। साकिब तुमने क्या आंसर दिया भाई? 18 का क्यूब बाई 5 क्यूब प्लस 1, ये मुझे समझ में नहीं आया। 108/13 यक्ष का आंसर परफेक्टली ओके था, सुप्रीत का आंसर परफेक्टली ओके था, ख्वाहिश का आंसर परफेक्टली ओके था। सबसे पहले ख्वाहिश ने आंसर दिया था। वेल डन बेटा, फैंटास्टिक, राइट। और जिनका गलतियां हुआ प्लीज टेक केयर बेटा, देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों मिस्टेक हो रही है, और सुधारो, और आप भी बाकियों से बेटर बन सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलें? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखना है कौन सबसे पहले आंसर करता है। सबसे पहले सबसे सही आंसर, क्विक, जल्दी से। क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहे हैं कि
A is the geometric mean between two positive numbers and G1 G2 be the geometric mean between B and C, मतलब B and C दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर के बीच में A एक सिंगल अरिथमेटिक मीन है और G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है इन्हीं दोनों नंबर के बीच में। Then prove that G1 cube plus G2 cube equal to twice ABC. Quick, जल्दी आंसर करो। Do not take more than 2 minutes. जिसका हो गया उसके लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको करते रहेंगे, है ना। You can call it question number 4B. And this says that if a GP consists of two n terms, a GP contains two n terms, such that sum of terms containing odd places means occupying odd places is S1, and that of occupying even places BS2। तो एक जीपी है जिसके 2n नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड प्लेसेस की नंबर्स का सम S1 है और इवन प्लेसेस की नंबर्स का सम, टर्म्स का सम S2 है। तो आपको बताना है कि S2 और S1 का जो रेशियो है, then S2 by S1 is independent of A and R. It is true or false? Independent of A and R. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। एनीवे पहले आप ये क्वेश्चन जिनका ये हो गया वो करेंगे 4-3। पहले पार्ट में समझ में आया कि A इज सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन B एंड C। तो जो गिवन है उससे देखो तो ये B है और ये A है और ये C है और ये होंगे AP में, isn't it? अगर A अरिथमेटिक मीन बिटवीन B एंड C है तो AP है तो B की वैल्यू, B और C के टर्म में A की वैल्यू क्या आई? A की वैल्यू आ जाएगी B plus C by 2। अरिथमेटिक मीन इज एवरेज ऑफ द नेबरिंग नंबर्स। और बोल रहे हैं इन्हीं दोनों नंबर B और C के बीच में क्या है? G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, तो ऑब्वियसली ये नंबर्स GP में हुई। जैसे आप नंबर इंसर्ट करके AP बनती है तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, नंबर इंसर्ट करके GP बनती है तो ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। दो नंबर इंसर्ट किया और GP बन गई, तो ये दोनों हो गए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन B एंड C।
अब ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए तरीका क्या था भाई, कितने टर्म है, 4। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है कि नहीं? फर्स्ट टर्म मालूम है, फोर्थ टर्म मालूम है, ये दोनों टर्म तो गिवन है। हमें क्या निकालना चाहिए, G1 G2 को फाइंड करने के लिए कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमने एज्यूम कर लिया क्या, R, लेट कर लिया कि कॉमन रेशियो R है, तो C क्या हो गया हमारा, BR3। यस चौथा टर्म लिखना है, पहला टर्म B है, कॉमन रेशियो R है, तो चौथा टर्म क्या आएगा, T4 क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू A इंटू R की पावर टर्म नंबर -1। तो A की जगह यहाँ क्या है, B, कॉमन रेशियो क्या है R, टर्म नंबर क्या है 4 -1। तो फाइनली C आ गया BR3, और यहाँ से R की वैल्यू आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। R की वैल्यू आ गई C डिवाइडेड बाई B होल टू द पावर 1/3। ये हमारा दूसरा फाइंडिंग है। अब ये दो फाइंडिंग से हम वो सारी बातें डिटरमिन कर सकते हैं जो हमें पूछा गया। क्या डिटरमिन करना है, G1 और G2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो G1 क्यूब क्या आएगा, G1 क्यूब, तो G1 क्या आएगा, पहले बताओ G1 क्या है, G1 इज इक्वल टू B इंटू R। कैसे बात करते हो यार, B में R मल्टीप्लाई हो ना, तो B इंटू R की जगह क्या लिखेंगे, C अपॉन B होल टू द पावर। अच्छा एक बात बताओ कि इसको हम B डिवाइडेड बाई B की पावर 1/3 इंटू C की पावर 1/3 भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपको लगता नहीं कि ये B की पावर 2/3 इंटू C की पावर 1/3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे, B का पावर यहाँ 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3। डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और मल्टीप्लाई करने पर ऐड होती है। तो ये आ गया G1, तो G1 क्यूब क्या आ गया, C, B स्क्वायर इंटू C आया, एक चीज ये आ गई। इसी तरह से G2 क्यूब भी चाहिए। G2 क्यूब क्या आएगा, G2 क्या है ये बताओ पहले, G2 B इंटू R था, और फिर से R मल्टीप्लाई कर दिया तो BR स्क्वायर हो गया, है ना, B इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू पता है आपको, तो आ जाएगा तुम्हारा C बाई B की पावर 2/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा ना, A की पावर X की पावर Y इज X इंटू Y। तो ये बन गया तुम्हारा B की पावर 1/3 और C की पावर 2/3, एग्रीड और नॉट। तो G2 का क्यूब क्या आया। अगर यहाँ ये सब में गलतियां हो रही है, मतलब आपकी प्रॉब्लम 8वीं की है। अगर ये सिंप्लीफिकेशन गलत निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि योर प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ 11th, इट इज ऑफ 8th, क्रॉनिक इलनेस है, बहुत पुरानी बीमारी है। इसीलिए मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत अच्छे से दोबारा कराया, सो दैट अगर पुरानी बीमारी किसी बच्चे के अंदर में हो तो वो हट जाए। तो अब इसके बाद तो आप ही हटा सकते हो बेटा। ये हो गया, तो G1 क्यूब, G2 क्यूब क्या है, जल्दी बोलो। B की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो B हो जाएगा, और C का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। अब ये दोनों में से आंसर निकल आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आया, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब LHS। जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना था उसका LHS क्या है, हाँ जी, B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर। कॉमन क्या है दोनों में, BC कॉमन है, BC कॉमन लेके बचेगा क्या, B प्लस C, और B प्लस C फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, हम 1 B प्लस C की जगह ट्वाइस A लिख सकते हैं। तो कहानी खत्म हो गई कि नहीं हुई, तो आ गया 2ABC, दैट्स इट। तो कोई जादू नहीं है साहब, मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम कितना भी टफ क्यों ना हो, मैजिक नहीं है उसमें कुछ भी। केमिस्ट्री में मैजिक हो सकता है, केमिस्ट्री में मैजिक हो सकता है, बोलते ही है केमिस्ट्री इज अ मैजिक। देखते नहीं हो एक्सपेरिमेंट करते समय, व्हाइट कलर का लिक्विड होगा, उसमें कुछ डालेंगे, अचानक उसमें से रेड ग्रीन रेनबो निकलने लगेगा, है ना, वहां मैजिक हो सकता है। हालांकि उस मैजिक के पीछे भी साइंस है। कई बार साइंस केमिस्ट्री के मैजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो बोलते हैं एक्सेप्शन है। तो द मैजिक यू कैन एक्सपेक्ट इन केमिस्ट्री, मैजिक यू कैन नेवर एक्सपेक्ट इन मैथ्स, you can expect somewhere in physics, especially in quantum physics.
क्लासिकल जो आपके आजू बाजू में हो रहा है वहां पर फिजिक्स से भी कोई मैजिक नहीं हो रहा था। अगर कहीं कोई मैजिक हो रहा है तो उसमें केमिस्ट्री है, मैथ्स में कोई मैजिक नहीं है। इसलिए मैथ्स को मैजिक जैसा मत समझो, नहीं से डरो। यू कैन डू, अगर मैथ्स में मैजिक है तो यू आर मैजिशियन। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ हो गया सबका। कुछ बच्चों ने फिफ्थ में अपना अपना आंसर दे दिया है, बाकी लोग फटाफट ट्राई करो भाई। क्या क्या आंसर आया जी? ख्वाहिश बोलता है कि S1/S2 आर है, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। यस सर, फॉल्स है, S2/S1 आ रही सभी है। लोग बोल रहे हैं कि फॉल्स है, क्योंकि रेशियो जो है वो आर के इक्वल आ रहा है ना, सबका आर ही आ रहा है। यस सुप्रीत का भी सर। आर आ रहा है, साकेत तुम्हारा क्या आ रहा है भाई? साकेत का भी फॉल्स आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े महारथी बोल रहे हैं फॉल्स है, तो फॉल्स ही होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो भाई, बस सभी लोग देख लो। तब तक बाकी लोगों के लिए एक मैं थॉट दे रहा हूँ सोचने के लिए। मान लो कि आप घर से अपने ट्यूशन आते हो, आपका घर है H होम, और ये है इंस्टीट्यूट I। H से I की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो डिस्टेंस है D, ठीक है। और मान लो आप 2 स्पीड में चल सकते हो, ठीक है। या तो आपकी स्पीड U होगी नॉर्मल वॉक करते हुए, या आपकी स्पीड V होगी ब्रिस्क वॉक या रन करते हुए। बट वो स्पीड कांस्टेंट है, आपके अंदर कोई एक्सेलरेटर नहीं है कि आप एक्सेलरेट कर सको कंटिन्यूअसली। एक 2 मोड में आप ट्रेवल कर सकते हैं, U और V। तो बोला जा रहा है कि यहां से यहां जाने में कुछ डिस्टेंस में आप U से चलोगे और कुछ डिस्टेंस आप V से चलोगे। तो मान लो आप X डिस्टेंस U से चलते हो और Y डिस्टेंस V से कवर करते हो, तो X और Y का रेशियो क्या होगा, सो दैट आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाए, अरिथमेटिक मीन ऑफ U एंड V हो जाए। और पहला पार्ट। दूसरा, एवरेज स्पीड आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ U एंड V हो जाए। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ X एंड Y, मतलब पूरी डिस्टेंस को किस रेशियो में आप कवर करो U एंड V वेलोसिटी से या U एंड V स्पीड से, सो दैट आई होप यू गॉट इट। गॉट इट? चलो कोशिश करते रहेंगे। वो लोग जो जो मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको करने के बाद समय बचेगा, उनके लिए मैंने दिया। आप लोग अगर अभी नहीं किया तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन पहले करो जल्दी, क्विक। A GP contains 2n terms such that summation of their terms containing odd places। तो जीपी, पहले जीपी आपने कंसीडर कर लिया कि नहीं? हाँ भाई, जीपी कंसीडर किया? 2n टर्म की जीपी को कंसीडर किया कि नहीं? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब ऐसे AR की पावर 2n माइनस 1, यही आएगा ना 2nth टर्म, 2n माइनस 1। इसके पहले वाला जो होगा वो 2n माइनस 2 होगा। तो ये 2n टर्म्स की जीपी है। अब इसी जीपी के बारे में बात हो रही है कि समेशन ऑफ टर्म्स कंटेनिंग या ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब, ऑड प्लेसेस मतलब टर्म ऑड नहीं हो, टर्म का नंबर ऑड हो। ऑड प्लेसेस मतलब पहला,
तीसरा, पांचवा, सातवां टर्म, इसको ऑड प्लेसेस के टर्म बोलेंगे। तो ऑड प्लेसेस का सम ए आर स्क्वायर, ए आर 4, ए आर 6, ये सब क्या है? ऑड प्लेसेस का टर्म है। ये सीरीज का सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक एक टर्म मिसिंग है, इसका मतलब है कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा जी। ए आर स्क्वायर, ए आर 4, ऐसे ए आर 6। ये लास्ट टर्म बता सकते हो क्या आएगा? इवन पावर है तो लास्ट वाली पावर तो ऑड है, आर की पावर ऑड है, 2n-1 होगा। इसके पहले वाला इवन होगा, क्या होगा? AR to the power 2n-2. आर की पावर 2n-2। ये समेशन कितना दिया हुआ है भाई? S1 दिया हुआ है। Yes, sir. अब आप समझ ही गए होंगे कि S2 क्या दिया हुआ है। S2 दिया हुआ समेशन ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस मतलब ए आर स्क्वायर, अच्छा वेरी गुड, क्यूब, और ए आर 5, अच्छी बात है। अच्छा ये जो सीरीज है, एक सेकेंड, ये जो सीरीज है ये होगा आर की पावर 2n-1। अच्छा ये सीरीज और ये सीरीज में फर्क क्या है? आपको लगता नहीं है कि S1 में R मल्टीप्लाई कर दो तो यही सीरीज बन जानी है? Yes, sir. क्योंकि कोई भी टर्म में R मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बन जाता है। तो ऑड वाला जो टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म में R मल्टीप्लाई करो तो इवन वाला टर्म बन जाएगा। तो ये आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट कैन बी रिटन एज R मल्टीप्लाई, R कॉमन ले लो तो A प्लस ए आर स्क्वायर, वही ऊपर वाली सीरीज दिख रही है कि नहीं दिख रही? RS. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि बात यही खत्म नहीं हो जाती है, कुछ इसमें सम वम करने की थोड़ी जरूरत है। इसको लिख दो R मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? S1। तो यहाँ से S2 बाई S1 क्या आ गया? R आ गया। S2 बाई S1 R आ गया। इसका मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A से इंडिपेंडेंट है एंड N से इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंड्स ऑन R, डिपेंड्स ऑन R। तो ये आंसर जो आया वो, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि यहां पर बात हो रही थी इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड R। ठीक है, अगर मैं A एंड R के बजाय A एंड N बोल देता तो तब ये ट्रू हो जाता। A एंड R बोला था इसलिए फॉल्स। चलिए सब समझ में आ गया ये क्वेश्चन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए सोचने के लिए, आप बीच बीच में सोचते रहेंगे, जिनका हो जाएगा वो मुझे बताएंगे, राइट? हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये नोट कर लिए आप? हाँ जी, क्विक, जल्दी आंसर करो। रूटीन में जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको कर लेंगे, करने के बाद जिनको समय मिलेगा तो उसमें वो वाले क्वेश्चन पर दिमाग लगाते रहो अपना, ऐसा। बोला गया समेशन ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन शो दैट a is to b is n plus root n square minus 4 is to n minus root n square minus 4। मतलब a और b का रेशियो, a अपॉन b को आपको प्रूफ करना है n plus root n square minus 4 डिवाइडेड बाई n minus root n square minus 4। जो गिवन है उसको समझो, उसको लिखो, और वहां से ये रिजल्ट कैसे प्रूव होगा सोचो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, देखना है कि कौन आंसर करता है सही। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने 3 मिनट का टाइम दिया, 3 मिनट। यूज तुम्हारा हो गया, वॉइस का भी हो गया। हाँ जी, गुड। क्या किया बताओ, वॉइस तुम बताओ तुमने क्या किया, जस्ट लेट मी नो। Sir, squaring both sides.
किसको स्क्वायर किया? a plus b is equal to n root ab. a प्लस बी इज इक्वल टू एन टाइम्स रूट ए बी ले लिया और फिर दोनों साइड स्क्वायर किया। वेल सही है। और फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया क्या? ग्रेट ग्रेट। और किसी ने कुछ डिफरेंट तरीके से किया? आयुष तुमने क्या किया? थोड़ा सा शायद लंबा किया, लेकिन मतलब मैंने रिवर्स सोच के पहले और a प्लस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू देखी कि मुझे क्या प्रूव करनी है, फिर a प्लस बी दिया हुआ है उसे a माइनस बी निकाल के दोनों को डिवाइड करा तो प्रूव हो गया। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलेगा चलेगा, बट थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग गया होगा उसमें। यस सर। मेहुल तुमने क्या किया? तो मैं तो वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से ही किया था जैसे उसने किया सर। ठीक है, देखो बेसिकली क्या गिवन है, अब सभी लोग समझो। इसमें सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि पहले ये पता चले कि क्या गिवन है, फिर ये पता चले कि क्या फाइंड करना है, फिर देखेंगे कि वो डायरेक्टली आएगा तो सही है, नहीं तो हम रिवर्स ट्रैक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या गिवन था बताओ? सम ऑफ टू नंबर a एंड b, मतलब a प्लस b इज n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अरे बोलो। रूट ए बी। आवाज आनी चाहिए तुम्हारी भाई, मतलब गिवन है तो मैंने बोला गिवन से स्टार्ट किया। इट इज गिवन दैट a एडिशन b, a प्लस b का समेशन n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, ये दिया हुआ। और हमें a और b का रेशियो चाहिए, तो मैं यहां से एक बात तो ये कर सकता हूं कि a प्लस बी बाई रूट ए बी n दिया हुआ। क्यों ऐसा किया मैंने? इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे a और b को n के फॉर्म में ले जाना, तो मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। n एक तरफ ले गए और a और b की कहानी एक तरफ रखी। अब मुझे एक और बात समझ में आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्या कि अगर मैं यहाँ 2 डिवाइड कर दूं और इधर भी 2 डिवाइड कर दूं तो आपको कोई तकलीफ होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन चेंज नहीं हो। क्यों डिवाइड किया मैंने? बस जज करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अगर आपका दिमाग इतने पे भी लगता रहेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कि जो कर रहे हैं उसको भक्ति भाव से हाथ जोड़ करके ओम जय जगदीश सरे बोल करके सुन लो उसको, तब नहीं होगा। आप शक करो, आप क्रॉस क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों किया। या तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों किया, और या तो आप पूछो कि सर ये क्यों कर दिया, ये आपको ये ज्ञान कहां से मिला, ये आकाशवाणी हुई थी क्या? हुई थी क्या? अभी सुनी आपने? केवल मेरे को सुनाई पड़ी डिवाइन फोरकास्ट कि 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो भी सोच रहा है प्रॉब्लम, उसको सुनाई पड़ रहा होगा। कैसे सुनाई पड़ रहा है? अंदर से आवाज आती है, अंदर से। वो कैसे आती है? क्योंकि मैंने यहां देखा, यहां इधर देखो क्या है, n स्क्वायर बाई 4, n स्क्वायर माइनस 4। तो ये स्क्वायर करके ये क्या बन जाएगा? n स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। और n स्क्वायर बाई 4 बन गया तो n स्क्वायर माइनस 4 या n स्क्वायर प्लस 4 कंपोनेंटो डिविडेंडो से बनेगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने इसलिए किया। अब क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। अब तुम्हें समझ में आने लगा। स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करो तो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलो, 4ab इज इक्वल टू क्या आ गया? n स्क्वायर बाई 4। अब क्या करें? एक इक्वेशन तो बन गया, ये n वाला चाहिए भी। एक और इक्वेशन बन रहा है यहाँ से, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं शायद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको पता हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है। तो मुझे यहाँ कुछ सजेस्ट करो, क्या करें? -1 कर दें दोनों साइड? दोनों साइड -1 कर दें। क्यों कर दें -1? 2 वजह है। ये -1 करने की मतलब बात मेरे दिमाग में कैसे आई? क्योंकि ऐसा करने से यहाँ n स्क्वायर माइनस 4 आएगा एलसीएम में, n स्क्वायर माइनस 4 आएगा कि नहीं न्यूमरेटर में, और वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरा इधर में क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 4ab। जैसा है वैसा ही अच्छा लग रहा है, वैसे ही रहने दो। राइट साइड में आ गया तुम्हारा क्या? जल्दी बोलो।
n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4। ये दूसरा पार्ट समझ में आ गया। अब जरा प्यार से ये वाला, ये माइनस 1 हटा दो यार, ये तो अगला स्टेप था, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4ab इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 4 सर माइनस। वहाँ पे n स्क्वायर माइनस 4 नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन ये ना ये 4 ही है, देखो बेटे 4 Yes. ये देखो 4 ही तो थे, है ना, 4 था ना। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सही बात है। अच्छा जी, यहाँ तक अब ये दो इक्वेशन देख रहे हैं आप। अब ये दोनों इक्वेशन में क्या किया जाए, जल्दी बोलो। डिवाइड। हाँ जी, अब तो ऑब्वियस है कि डिवाइड कर दिया जाए। क्यों डिवाइड कर दिया जाए, दो फायदा हो रहा है। एक 4ab कैंसिल हो रहा है, इधर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 भी कैंसिल हो गया, और फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ जाएगा, रूट लेकर के कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के a अपॉन b आ जाएगा। चलो कंप्लीट कर लो, फटाफट आंसर निकालो जल्दी, क्विक। तो डिवाइडिंग आपको मिलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 4। रूट लिया तो आपके पास आया a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ दो आएगा प्लस माइनस, मैं एक लेके चल रहा हूँ, एक आया n इज ए नेचुरल नंबर, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4, और दूसरा पॉसिबिलिटी है माइनस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4, बट वहां से भी अगर आप में से जो समझदार हैं देखेंगे वही आंसर वहां से भी आएगा। अब यहाँ के बाद अगले स्टेप में क्या करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो और आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ लगा करके, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 2a, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 2b is equal to numerator plus denominator is n added by under root of n square minus 4 and numerator minus denominator is n subtracted by under root n square minus 4। यही प्रूफ करना था कि कुछ और? तो जहां कहीं भी a प्लस बी और a इंटू बी में रिलेशन दिया हो, ठीक है, तो हमेशा आप अगर a अरिथमेटिक मीन मतलब कि a प्लस बी n टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन ऐसा कुछ दिया हुआ है तो n की वैल्यू और a और b में रिलेशन निकाल सकते हैं इस तरह से। क्लियर है सभी को? मैं अगली स्लाइड पे जाऊं जल्दी से, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, अपने आप ट्राई कर लेना और फिर कल डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में मैं थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको सिखा दूं, एचपी क्या है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उसमें समेशन और मेशन की बात कुछ होती नहीं है, तो केवल टीएन निकालना है और बेसिक बेसिक सवाल करने हैं। एपी जैसा ही है, बिल्कुल सेम एपी ही का काम करना पड़ता है। तो एचपी का कॉन्सेप्ट बता देंगे तो एपी एचपी वाले सारे सब अपने आप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनकी अगली क्लास है, तुम लोग की इसके बाद कोई क्लास है क्या? 11:45 पे? चलो ठीक है, जस्ट आई टेक 5 मिनट ओनली, आई टेक ओनली 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 5 मिनट अगर आप स्पेयर कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये वाली स्लाइड, डोंट वरी। इसको देख लीजिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल सा काम है, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। क्या है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन? क्या है? अगर एक प्रोग्रेशन गिवन हो जो एपी में ना हो, जो जीपी में ना हो, लेकिन अगर उसके टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो एपी बन जाए। मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाई करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लिख दो फटाफट। If the reciprocal of a term, a sequence is said to be HP if the reciprocal of its terms are in AP. A sequence is said to be HP if the reciprocal of its terms are in AP, arithmetic progression में।
जैसे अगर मैंने बोला कि A1, A2, A3 एंड ऑन AN, ये HP है, तो आप इमीडिएटली क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे कि भाई इनके टर्म्स का रेसिप्रोकल लो, 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन। ये क्या होने चाहिए? AP होने चाहिए, दे आर इन AP। और इसी AP को, ये HP है बेटा, ये HP है और ये उसकी AP है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग AP। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग AP। तो हर एक HP की एक कॉरेस्पॉन्डिंग AP होती है। और आपको पता है कि AP का तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, AP का nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो HP का nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म HP का कैसा होता है। तो AP का जो जनरल फॉर्म आपको पता ही है, AP का जनरल फॉर्म क्या होता है? A+D, A+2D, A+3D। तो उसी का क्या कर दो? रेसिप्रोकल, है ना। तो HP का जनरल फॉर्म होता है 1/A, अगला टर्म 1/A+D, अगला टर्म 1/A+2D। तो मुझे बताएंगे कि nth टर्म क्या होगा? हाँ, 1/A+n-1 इंटू D, ये है। तो Tn आ गया, Tn का फार्मूला आ गया, Tn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A+n-1 इंटू D। ये HP का जनरल फार्मूला आ गया, जनरल टर्म। और ऑब्वियस सी बात है कि ये HP है ना, दिस इज HP। तो इस HP का जो कॉरेस्पॉन्डिंग AP है, वो आप जानते हैं स्टैंडर्ड AP जो होती है ना, स्टैंडर्ड AP का जो रेसिप्रोकल लिया है, तो आएगा A+D, A+2D एंड सो। तो आपसे अगर कोई बोले कि फाइंड Tn ऑफ HP, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि वी विल फाइंड Tn ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग AP, क्योंकि हर HP का एक कॉरेस्पॉन्डिंग AP होता है। तो HP के टर्म का रेसिप्रोकल करके पहले AP बना लो, उस AP का nth टर्म का फार्मूला आपको आता है AP का, तो AP का Tn निकाल लो, फिर उसका क्या कर दो? फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये फार्मूला आ गया, याद रहेगा। हाँ, Tn ऑफ HP इज 1/Tn ऑफ AP। इसका मतलब ये है कि HP का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्चुअली AP का क्वेश्चन सॉल्व करना। आप ये मानो ही नहीं कि एक नई सीरीज पढ़ रहे हो, आपको हर केस में AP ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और AP सॉल्व करना आता है आपको, AP पर बहुत टाइम लगा चुके हैं, तो HP के सारे सवाल आप निकाल सकते हैं। मैं कुछ भी ना बताऊं ना तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, वही करेंगे। दो कंडीशन गिवन होगी, आप A और D मान करके AP मान लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके HP लिख देंगे जैसे ये लिखा है, और फिर जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे और A और D सॉल्व करेंगे। तो AP का A आ जाएगा, AP का D आ जाएगा, तो AP का nth टर्म आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा तो रेसिप्रोकल करके HP का nth टर्म। क्लियर है जी। तो आज दूसरी बात, HP के सम करने का कोई फार्मूला नहीं, तो एक नोट करके लिख दो, लास्ट पॉइंट आज के डिस्कशन के लिए नोट। देयर इज नो अल्जेब्राइक फार्मूला, देयर इज नो अल्जेब्राइक फार्मूला to find sum of n terms of harmonic progression, and therefore आपको समेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछी ही नहीं जाएगी। इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ HP का सम करने का एक लिमिटिंग वैल्यू वाला फार्मूला होता है, जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं, वो +2 में इन्फिनाइट HP होगी तो इन्फिनाइट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सम करने का एब्सोल्युटली कोई फार्मूला नहीं, ना तो कैलकुलस में है और ना तो यहाँ पर। जो भी है वो सब अप्रॉक्सीमेट करते हैं उस फार्मूले को, लिमिटिंग एनालिसिस से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इस पर कोई क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में तो HP है नहीं, एनसीईआरटी में AP है, GP है, GP की प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद में फिर उन्होंने डिस्कस किया हुआ नेचुरल नंबर के सीक्वेंस। तो कल परसों में वो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एनसीईआरटी का कंप्लीट खत्म हो जाएगा, आगे कंटिन्यू करेंगे कल इसी के आगे।
हाँ, अभी मैं बता देता हूँ टेक्सचुअल एक्सरसाइज कहाँ तक करेंगे। बिल्कुल सही। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में यू विल डू, गेम में कहाँ तक करेंगे ये तो आपको क्लियर ही है। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 2 पूरी जीपी पे ही है तो वो तो हो ही जाएगी, और 3 एचपी पे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में ट्राई कर सकते हैं, 2 कंप्लीट कर सकते हैं, गेम में 5 कर सकते हैं, गेम में आप 6 कर सकते हैं। 6th गेम के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अभी आप 5 कंप्लीट कर लो और 6 के कुछ एक क्वेश्चन कर सकते हो। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 1 and 2 कंप्लीट कर लो आप, कंप्लीट 1 and कंप्लीट 2। दैट्स ओके, उतना चलेगा। ठीक है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में देयर आर टोटल 22 क्वेश्चंस। 22 क्वेश्चन, ठीक है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 जो है 2 तक कर लो, इनफ है, T2 तक। ठीक है बेटा, लेट्स